हेलो। हाय एवरीवन। तो कैसे आप सभी लोग। पिछले कुछ दिनों से हमारी क्लासेस जो है वो जो कंटिन्यू नहीं हो रही है। कुछ व्यक्तिगत कारणों से मैं बिजी था। अब से हमारी जो भी क्लासेज है वो नियमित रहेगी, कंटिन्यू रहेगी, डेली क्लासेज आएगी। हम लोग आरएएस के एग्ज़ाम के लिए जो भी पीवाई क्यूज होते हैं वो देख रहे थे कि किस तरह से आरएएस में क्वेश्चन आएंगे और हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो उसी श्रृंखला में आज हम आगे बातचीत करेंगे। तो उस आज की जो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है। तो पिछली वीडियो में हमने 1991 का क्वेश्चन पेपर देखा था, उसी को हम आज देखेंगे, आगे बढ़ाएंगे। उसमें जो क्वेश्चन हुए थे हमने 25 तक क्वेश्चन कर लिए थे, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी भी हासिल कर ली थी और ये भी देखा था कि किस तरह की हमारी अप्रोच होनी चाहिए। आज कुछ नया जानने का भी प्रयास करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। कुछ ना कुछ आपको नया ही मिलेगा देखने को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है। मुख्यालय पूछा है, कहाँ पर है। ब्रुसेल्स, कोपेनहेगन, बोन और पेरिस। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी ईईसी। ईईसी। आपको क्या काम करना है, आपको जितने भी इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उनके मुख्यालय और उनकी स्थापना कब हुई थी। जो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं उनका मुख्यालय और उनकी स्थापना कब हुई थी, ये दो चीज आपको याद होनी चाहिए। एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा इससे कि इसका मुख्यालय। और इस बार जो क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा संभावना है वो आपकी आएगी G20। तो G20 के बारे में आप जितना जान सकते हैं उतना जानिए, इससे एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा, क्योंकि अभी सितंबर में इसकी बैठक होने वाली है। ठीक है, और भारत इसकी अध्यक्षता भी कर रहा है। तो दोनों तरफ से आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं G20। मैं एक क्वेश्चन की यहाँ से गारंटी लेता हूँ कि एक क्वेश्चन कन्फर्म आपका G20 से पूछा जाए, चाहे वो कुछ भी पूछा जाए, G20 से जरूर आएगा। तो आप पूरा का पूरा तैयार कर लेना G20 को। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी एक क्षेत्रीय संगठन है जिसकी स्थापना रोम संधि 1957 के अनुसार की गई है। ठीक है, इस संगठन का उद्देश्य क्या है। संस्थापक 6 सदस्य राष्ट्रों। कौन कौन से संस्थापक सदस्य है इसके। बेल्जियम है, फ्रांस है, इटली है, लक्समबर्ग है, नीदरलैंड है और जर्मनी है। इनके मध्य एक साझा बाजार एवं सीमा शुल्क संघ शामिल करते आर्थिक एकीकरण की स्थापना करना था। ठीक है, एक तरह से आर्थिक रूप से एकीकरण करना, क्योंकि आपको पता होगा कि यूरोप जो महाद्वीप है, ये यूरोप महाद्वीप है हमारा, इसमें बिल्कुल छोटे छोटे देश बने हुए हैं। आप अगर भारत का एक राज्य भी ले तो उस राज्य से छोटे भी देश यूरोप के अंदर है, तो वहाँ पर हर प्रकार की आर्थिक गतिविधि करने में कठिनाई आती है। तो उन कठिनाइयों का सामना यूरोपीय देशों को ना करना पड़े, इसके लिए उन्होंने यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी इस तरह का एक संगठन बनाया है, जिसकी स्थापना 6 देशों के द्वारा की गई। बेल्जियम, फ्रांस, इटली, लक्समबर्ग, नीदरलैंड और जर्मनी के द्वारा। ठीक है, एक बाजार, साझा सीमा शुल्क, इस उद्देश्य के साथ। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। और ब्रुसेल्स कहाँ है, बेल्जियम में। बेल्जियम इसका संस्थापक देश है। यूरोपियन इकोनॉमिक समुदाय ईईसी का अस्तित्व लिस्बन संधि 2007 द्वारा समाप्त हो गया और इसकी गतिविधियों को यूरोपियन यूनियन में शामिल कर लिया गया। आपने एक शब्द सुना होगा, यूरोपियन यूनियन EU, जिसमें यूरोप के लगभग सभी देश शामिल है। और पीछे आपने कुछ 1-2 साल पहले आपने एक घटना सुनी होगी ब्रेक्जिट की, जिसमें ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया था। ये उसी यूरोपियन यूनियन की बात है। इसका जो पुराना वर्जन था वो था यूरोपियन आर्थिक समुदाय। ठीक है, अगला ये है हुसैन इब्राहिम, जो हाल ही में दक्षिण एशियाई क्षेत्र के महासचिव बने। ये करंट का है, करंट अफेयर। ठीक है, इंटरनेशनल करंट अफेयर का। अब आपको ये क्वेश्चन याद करना है, चाहे आर्ट बैकग्राउंड का बच्चा हो या साइंस बैकग्राउंड का बच्चा हो,
किसी भी बैकग्राउंड का हो, चाहे कॉमर्स बैकग्राउंड का बच्चा हो, ये जो 4 आपको देश दे रखे हैं और ये घास के मैदान दे रखे हैं, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। इसमें आपको याद क्या करना है, इसमें आपको ये चीज़ याद करनी है, जो ये वाली, आपको ये चारों प्रकार के घास के मैदान हैं, इनका पता होना चाहिए कि ये कहाँ कहाँ पर मिलती है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से। एक तरफ आपको दे रखे हैं देश, दूसरी तरफ दे रखे हैं आपको घास के मैदान, कि कीनिया में कौन से प्रकार का घास का मैदान पाया जाता है, अर्जेंटीना में कौन सा है, वेनेजुएला में कौन सा है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा है। तो आपको करना है इनमें मिलान की कौन सा सही है, तो अर्जेंटीना में पंपास घास का मैदान पाया जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, बाकी तीनों गलत है। और दूसरा, आप जब भी क्वेश्चन सोल्व करो इसको ध्यान से पढ़ना, यहाँ पर क्या लिखा है, सही पूछा गया है गलत पूछा गया है। ठीक है, मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि PYQs को हमें किस तरह से देखना चाहिए, उसमें मैंने आपको बताया था कि इस तरह की बातों को आप ध्यान रखना, और जहाँ पर भी आपको ये मिला हुआ दिखे सही नहीं है, उसको काट कर आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको लिखना है गलत है। फिर आप क्वेश्चन पूछोगे, अगर मान लीजिए कि इसमें यह लिखा होता है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन होता तो आपको क्या करना था, यहाँ पर ये काटना था इसको सही नहीं को, और इसकी जगह क्या लिखना था, गलत। फिर से आप क्वेश्चन पढ़ोगे, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, तो आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाए, जो भी गलत होगा आप उसको टिक कर ले जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप खास ध्यान रखना, क्वेश्चन जरूर ध्यान से पढ़ना, एक बार या 2 बार, कि क्या पूछा गया है। तो ये देखना आप, घास का मैदान, कैंपस प्रकार की जो घास पाई जाती है, इस प्रकार का घास का मैदान है वो कहाँ पाया जाता है, ब्राजीलियन उच्च भूमि में। यानी ब्राजील अगर आपको नाम दिख जाए तो वहां पर कैंपस नाम का घास का मैदान मिलेगा। ठीक है, ये किस प्रकार के घास का मैदान है, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय, ज्योग्राफी में आप ये सब कुछ पढ़ते हो। पंपास प्रकार का जो घास है वो दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना और उरुग्वे, अर्जेंटीना और उरुग्वे, अंटार्कटिक महासागर से लेकर एंडीज पर्वत श्रृंखला तक ये पाया जाता है पंपास। सवाना घास का मैदान पूर्वी अफ्रीका, केनिया, तंजानिया, वेनेजुएला, कोलंबिया, ब्राजील और भारत के दक्षिण भागों में सवाना उष्णकटिबंधीय घास का मैदान पाया जाता है। सवाना प्रकार की घास किन देशों में पाई जाती है, केनिया, तंजानिया, वेनेजुएला, कोलंबिया, ब्राजील और भारत का दक्षिणी जो भाग है वो। स्टेपिज प्रकार का घास कहाँ पे पाया जाता है, पश्चिमी रूस में, मध्य एशिया में यानी यूरेशिया में। और ये किस प्रकार का घास का मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान। ये 4 चीजें आपको याद रखनी है, यानी आपको जो ये व्याख्या दे रखी है, इतनी व्याख्या हर एक प्रकार के बच्चे को याद होनी चाहिए, इन 4 प्रकार के घास के मैदानों में, कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं और किस प्रकार की ये घास है। ये आप कहीं पर भी नोट कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से क्वेश्चन घुमा के पूछा जाएगा। अब ये तो है नहीं कि डिटो पूछ लिया, जैसे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये वाले 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको 2 ऑप्शन जरूर मिलेंगे, और 2 ऑप्शन मिलेंगे तो आप एलिमिनेशन के द्वारा उसको आसानी से सोल्व कर लोगे। ठीक है, अगला है, एक तरफ देश दे रखे हैं, एक तरफ राजधानी दे रखी है। वेनेजुएला की राजधानी क्या है, न्यूजीलैंड की क्या है, जायरे की क्या है, और आइसलैंड की क्या है। तो इसमें आपको पूछा निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, इसके ऊपर आप विशेष ध्यान देना कि क्या पूछा गया, सही पूछा गया, गलत पूछा गया। तो इसमें जायरे की राजधानी है वो किसानसा है, बाकी के गलत है। वेनेजुएला की काराकास है, काराकास। न्यूजीलैंड की वेलिंगस्टन, जायरे की किंशासा, और आइसलैंड की रिकजेविक। ठीक है, इनको आप राजधानी को याद रखना, आप पॉज करके यहाँ पर ये इसको पूरा पढ़ सकते हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं है एक एक लाइन पढ़ने का, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है और बीच में हमारी 4-5 क्लासेज हुई भी नहीं, तो उसको भी हमें कवर करना है, तो फास्ट फास्ट करेंगे यहाँ से। सन 1988 में अंटार्कटिक महाद्वीप पर भारत ने अपना दूसरा वैज्ञानिक शोध मैत्री स्थापित किया। इस शोध के अंतर्गत प्रमुख कार्य क्या है, ये उस समय करंट अफेयर में चर्चा में था, लेकिन आज भी हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि अंटार्कटिका द्वीप पर भारत ने अपना एक शोध केंद्र स्थापित कर रखा है मैत्री। उसका काम क्या है, जो समुद्र में जीवाश्म होते हैं उनका अध्ययन करना।
समुद्र के जीवाश्मों का अध्ययन करना। ठीक है, तो ये इतना आपको जरूर याद होना चाहिए। और यहाँ से एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया, कब की गई थी स्थापना? 1988 में। और ये भारत का कौन सा है? भारत का दूसरा है। ठीक है, दूसरा अनुसंधान केंद्र है, शोध केंद्र है। समुद्री जैव विज्ञान मरीन बायोलॉजी का अध्ययन करने के लिए इस अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी 1988 में। और इससे पहले जो था उसका नाम था दक्षिण गंगोत्री। और जो 2012 में भारत ने अपना तीसरा शोध केंद्र भी स्थापित किया था, उसका नाम क्या था? भारती। तो पहले का दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री, बस इतना याद रखना है, बाकी कुछ याद नहीं रखना। उस टाइम करंट अफेयर में था तो ये पूछ लिया। दूसरा है हमारा मैत्री, और तीसरा है भारती। ठीक है, इसको आप याद रखना। अब ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन की वोल्गा नदी गिरती है, कहाँ पर गिरती है? काले सागर में, कैस्पियन सागर में, बाल्टिक सागर में और अरल सागर में। तो ये आपकी कैस्पियन सागर में गिरती है। ठीक है, वोल्गा नदी। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। तो जितने भी महाद्वीप है उन महाद्वीपों की सबसे लंबी नदी और सबसे बड़ी नदी। ठीक है, इन दोनों को आपको याद करना है, कहाँ से ये निकलती है और कहाँ पर जाकर ये गिरती है। इन दोनों चीज़ों को आपको याद रखना है। ये आप गूगल कर लेना, आपके पास नोट्स बना रखे हैं तो उससे पढ़ लेना, जैसे भी आपको पढ़ना हो ये आप तैयार कर लेना। एक क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, चाहे वो मिलान वाले में पूछा जाए, चाहे वो डायरेक्ट पूछा जाए, ये आपसे जरूर पूछा जाएगा। सबसे बड़ी के साथ साथ सबसे छोटी इतनी जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको कहीं पे मिले तो आप सबसे छोटी भी याद रख सकते हैं, सबसे छोटी भी याद रख सकते हैं, वरना ये कोई ज़रूरी नहीं है। सबसे बड़ी, सबसे लंबी, ये ज़रूर आपको याद रखनी चाहिए। और यूरोपीय रूस का एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है वल्डाई पहाड़ी। 665 फुट की ऊंचाई पर स्थित स्रोत से निकलकर यह नदी 1300 मील लंबे घुमावदार मार्गों से होती हुई कैस्पियन सागर में गिरती है। वल्डाई पहाड़ी से उतरने के बाद नदी छोटी छोटी झीलों की श्रृंखलाओं को मिलाती है। अक्का, कामा, ऊंचा इसकी सहायक नदियां हैं। वोल्गा नदी नहर के द्वारा बाल्टिक सागर, आर्कटिक सागर और मॉस्को से जुड़ी है। इस नदी की घाटी गेहूं के उत्पादन तथा इमारती लकड़ी का उद्योग है। इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण उद्योग है यहाँ पर। ठीक है, एक तो गेहूं का उत्पादन अच्छा होता है और दूसरा यहाँ पर जो इमारती लकड़ी होती है उसके लिए एक प्रमुख उद्योग क्षेत्र। ठीक है, वोल्गा नदी। अब है दक्षिणी अल्पांश पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी आल्प्स, दक्षिणी आल्प्स कहाँ पे स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अफ्रीका में, अंटार्कटिका में, न्यूजीलैंड में। तो न्यूजीलैंड में। आपको पर्वत, नदी, मैदान, ठीक है, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए विश्व भूगोल में, कि कौन सा पर्वत, कौन सी पहाड़ी कहाँ पर है, कौन सी नदी कहाँ पे बहती है, कौन सी झील, कौन सा झरना कहाँ पर है, कौन सा घास का मैदान या कौन सा मैदान, किस प्रकार का मैदान या किस प्रकार का पठार कहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, इस तरह की ये 3 से 4 टॉपिक है, ये आपको कन्फर्म याद होने चाहिए विश्व भूगोल में, भारत भूगोल में और राजस्थान भूगोल में। ठीक है, आप पहुंच करके इसका आंसर पढ़ लेना। न्यूजीलैंड में दक्षिण आल्प्स है पर्वतमाला, उत्तर से दक्षिण दिशा में चलने वाली है। न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कुक पर्वत, जिसे अरोरा की पर्वत भी कहते हैं, इसमें स्थित है। ठीक है, तो ज्यादातर पूछा जाएगा जो सबसे ऊंची होती है वही पूछा जाता है, दूसरी कोई कुछ भी नहीं पूछा जाता इसमें। तो ज्यादा कुछ है नहीं, हर देशों में आपको इम्पोर्टेंट। और इसमें भी अगर आपको दिक्कत हो तो जो PYQs में पिछले वर्षों में जो पूछी गई है आप बस उनको याद कर लेना। उसमें कितनी पूछी गई होगी? ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 7 या 10, 10 से ज़्यादा तो पूछी नहीं गई होगी, क्योंकि हम बीते 8 से 10 वर्षों के ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 10 से ज़्यादा उसमें पूछी नहीं गई होगी। तो 10 आपको रटनी ही है हर हालत में, घुमा फिरा के उनके बारे में ही पूछा जाएगा, बस आपको क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। अगला है गंगा नदी प्रदूषित क्षेत्रों को साफ करने के लिए और इसके जल की गुणवत्ता का विश्लेषण करने के लिए केंद्रीय गंगा अथॉरिटी CGA
की स्थापना की गई। जल गुणवत्ता का विश्लेषण करने के लिए जिन दो नगरों को केंद्र बनाया गया वो नगर कौन से हैं? तो ऋषिकेश और पटना, ये उस समय का करंट अफेयर है। इसके बारे में जान लेंगे थोड़ी, है जो संस्था है इसके बारे में देख लेते हैं। गंगा नदी के प्रदूषित क्षेत्रों को साफ करने के लिए और इसके जल की गुणवत्ता का विश्लेषण करने के लिए इस प्राधिकरण की स्थापना की गई, जिसकी स्थापना 1985 में की गई है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जल की गुणवत्ता का विश्लेषण करने के लिए ऋषिकेश और पटना, इन दो मुख्य नगरों को केंद्र बनाया गया। गंगा विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में से एक है। अगला है, अमेरिकी सेनेटर लैरी प्रेसलर ने हाल ही में यह सुझाव दिया कि भारत और पाकिस्तान को कैंप डेविड प्रकार का शीर्ष सम्मेलन आयोजित करना चाहिए। 1991 का पढ़ रहे हैं तो ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो ये अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम जान लेते हैं कि कैंप डेविड क्या है। तो कैंप डेविड का मतलब है यह पारंपरिक सहयोग की नीति है। ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा। इसके 4 ऑप्शन और देख लेते हैं। युद्ध नहीं की संधि है, यह एक हॉटलाइन संबंध है और संयुक्त राज्य अमेरिका में एक स्थान है, तो ये एक पारंपरिक सहयोग की संधि है। ठीक है, इसके बारे में आप यहाँ से पढ़ लेना पॉज करके। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल के साथ पूर्ण कूटनीतिक संबंध स्थापित करने के फलस्वरूप भारत इजराइल की फिलिस्तीन नीति का अनुमोदन करने के लिए मजबूर होगा। पश्चिमी एशिया में अधिक अर्थपूर्ण भूमिका निभा सकेगा। अरब इजरायली समस्या के प्रति तटस्थ हो जाएगा, यानी न्यूट्रल हो जाएगा। अपनी विदेश नीति के प्रति संयुक्त राज्य अमेरिका का समर्थन काफी मात्रा में प्राप्त कर सकेगा। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन, और ये आपको फ्री में नंबर देके जाते हैं और यही आपके नंबर नेगेटिव में भी लेके जाते हैं। बिल्कुल कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन होते हैं कि इजराइल के साथ अगर संबंध भारत स्थापित कर लेता है, किसी देश के पास, किसी देश के साथ अगर कोई देश संबंध स्थापित करता है तो उसके ऊपर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, इसी के ऊपर पूछा गया है, इजराइल और भारत के लेकर। ठीक है, अगर भारत इजराइल के साथ संबंधों को स्थापित करता है तो भारत के साथ किस तरह से प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में पूछा गया है। तो इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा है, उसमें भारत का अनुमोदन आवश्यक हो जाएगा, मजबूर होगा कि इस नीति का अनुमोदन करे। इजराइल की जो नीति है फिलिस्तीन के लिए वो उसका अनुमोदन करे, या फिर पश्चिम एशिया जो है वहाँ पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएगा, या फिर जो भी अरब और इजराइल के मध्य जो भी संकट चल रहा है, समस्या चल रही है, उसके प्रति वो उदासीन हो जाएगा, या फिर जो अमेरिका का समर्थन प्राप्त करने में उसको सहयोग मिलेगा। क्योंकि आपको पता होगा कि अमेरिका इजराइल का सहयोग कर रहा है, अगर इजराइल के साथ अच्छे संबंध होंगे तो अमेरिका को भारत को भी सहयोग मिलेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, वो होते हैं कॉमन सेंस। इसमें आपको 4 ऑप्शन सही लगे हैं, बिल्कुल सही लगे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको देखना है कौन ज़्यादा सही है, कौन कम सही है। ठीक है, इसमें गलत कुछ भी नहीं होता, ज़्यादा सही और कम सही का होता है। अब आप बोलोगे कि सर ये तो ठीक है कि हम अभी कर रहे हैं तो कॉमन सेंस बोल देते हो, आपके कॉमन सेंस से कर लेंगे, लेकिन जब मेन एग्जाम होता है तब ये कॉमन सेंस काम नहीं आता, तब कुछ नहीं होता, तब बस क्वेश्चन दिखता है आता है या नहीं आता, कॉमन सेंस वहाँ पे बंद हो जाता है। तो मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत करता हूँ कि वहाँ पर कॉमन सेंस खत्म हो जाता है, हम कॉमन सेंस नहीं लगा सकते। लेकिन इसी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए जाते हैं कि पता चले कि किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पे हमें कॉमन सेंस से सोल्व करना चाहिए, क्वेश्चन को देखते ही उसकी पहचान होनी चाहिए। इसी के लिए PYQs लगाया जाता है। ठीक है, तो आप PYQ जितने ज़्यादा लगाएंगे आपको पता चलता जाएगा कि कॉमन सेंस वाले जो क्वेश्चन है वो किस तरह के होते हैं और उसमें किस तरह की गलती हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब आप 4 ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें एक तो दे रखा है कि इजराइल की फिलिस्तीन नीति का अनुमोदन करने के लिए मजबूर होगा। ये कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, और भारत एक स्वतंत्र देश है तो उसकी अपने टर्म एंड कंडीशन, अपनी पॉलिसीज है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि कोई दूसरा देश से भारत के ऊपर दबाव बनवाएगा तो भारत को ये करना ही होगा। जैसे कि अभी आज का मुद्दा लेके चले तो रूस और उस यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है उसका हम अगर लेके चले तो इजराइल की जगह रूस दे दिया, तो रूस की यूक्रेन नीति का अनुमोदन करने के लिए भारत मजबूर होगा। रूस के साथ काफ़ी अच्छे संबंध है हमारे, लेकिन क्या भारत ने रूस या यूक्रेन में से किसी का समर्थन किया?
नहीं किया ना, वो क्या है, तटस्थ है एक जगह पे अपनी, कि मैं इसका भी समर्थन नहीं करा, इसका भी समर्थन नहीं करा, हम युद्ध रोकने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो भारत को कोई मजबूर नहीं कर सकता, क्योंकि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, और स्वतंत्र राष्ट्र को कोई दूसरा राष्ट्र, स्वतंत्र राष्ट्र कभी भी मजबूर नहीं कर सकता। तो पहला तो होगा नहीं। अब दूसरा है, पश्चिम एशिया में अधिक अर्थपूर्ण भूमिका निभा सकेगा, यानी कि पश्चिम एशिया में अपना जो महत्व है वो बढ़ा सकेगा भारत। तो ये हो सकता है सही हो, ज़्यादा सही हो। लेकिन हम और देखें, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन में जो आपको सबसे सही सही लगे वो आपको क्वेश्चन करना होता है। इसमें कोई भी चारों ऑप्शन बिल्कुल सही होते हैं, कोई कम सही होता है, कोई ज़्यादा सही होता है। अरब इजराइल समस्या के प्रति तटस्थ हो जाएगा, तो ये भी कोई जरूरी नहीं है कि समस्या कोई भी किसी भी दो देशों के बीच समस्या है तो तटस्थ ही रहे। भारत अपना ओपिनियन भी दे सकता है, क्योंकि वो एक स्वतंत्र देश है, तो किसी भी देश के बारे में अपना कुछ भी प्रकार का ओपिनियन रख सकता है भारत, तो तटस्थ होने वाली भी कोई ऐसी बात नहीं होगी। और अपनी विदेश नीति के प्रति संयुक्त राज्य अमेरिका का समर्थन काफी मात्रा में प्राप्त कर सकेगा। हाँ, हो सकता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का समर्थन कुछ से अधिक प्राप्त कर ले, लेकिन काफी मात्रा में प्राप्त कर सकेगा, ये ऐसा एक्सट्रीम लग रहा है कि जैसे जैसे इजराइल के साथ भारत के अच्छे संबंध स्थापित होंगे, अमेरिका पूर्ण रूप से 100% भारत के समर्थन में आ जाएगा। फिर भारत के जो रूस के साथ संबंध है, चीन के साथ संबंध है, अन्य देशों के साथ संबंध है, जिसके संबंध अमेरिका के साथ खराब है, भारत के भी क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो भारत एक संतुलित जो रास्ता है उस पर चलेगा। ठीक है, तो ये भी ज़्यादा इतना सही नहीं है। तो जो सबसे ज़्यादा स्टिक बैठ रहा है वो क्या है कि जो एशिया, पश्चिमी एशिया वाले जो देश है वहाँ पर भारत अपनी भूमिका बढ़ा सकेगा, क्योंकि वहाँ पर जब देशों के साथ अच्छे संबंध बनेंगे तो उनके पड़ोसियों के साथ भी भारत अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करेगा और उस जगह पर अपने संबंधों को स्थापित करेगा। तो इस तरह क्वेश्चन कॉमन सेंस वाले होते हैं, एक एक स्टेटमेंट आपको ध्यान से पढ़ना होता है। ये देखो, निम्नलिखित में से किस संस्थान का मुख्यालय रोम में है। तो आज ये दूसरा क्वेश्चन आ गया, आज का दूसरा क्वेश्चन आ गया जिसका मुख्यालय पूछा गया है। तो और ये भी किसका है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं। ठीक है, तो मैंने आपको जो बताया था अंतर्राष्ट्रीय संस्था को मुख्यालय और स्थापना याद रखना कब कहाँ पे की गई थी। तो इनमें से किसका मुख्यालय रोम में है, तो वो है एफएओ का, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एफएओ, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कृषि उत्पादन, वानिकी और कृषि विपणन, एग्रीकल्चर मार्केटिंग से संबंधित शोध विषयों का अध्ययन करता है। यह संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशिष्ट संस्था है। अगर आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं बना के देता हूँ, मॉडल क्वेश्चन, क्या पूछेगा, निम्नलिखित संस्थानों में कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट संस्था है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा। अभी फिलहाल आरएएस का एग्जाम चल रहा है, आरपीएससी ने रूल चेंज किया, तो आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा एफएओ। ठीक है, बाकी 3 जो नहीं होंगे वो मिलेंगे। तो आपको सही करना है, अगर आपको आता है तो ये कर देना, नहीं आता तो आप ये लगा देना कि मैं इसको अटेम्प्ट नहीं कर रहा। लेकिन आपको अब करना प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व है, ओएमआर में आपके सारे क्वेश्चन फिल होने चाहिए। ठीक है, अब कपिल देव का 400वां के टेस्ट का शिकार था, ये करंट अफेयर का है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन बायोलॉजी से, हीमोग्लोबिन क्या है। साइंस वाले स्टूडेंट को बिल्कुल अच्छे से पता होगा, और जो आर्ट वाले स्टूडेंट है जो बोलते हैं कि हमसे साइंस नहीं पढ़ी जाती, तो आपको ये क्वेश्चन याद होना चाहिए, हीमोग्लोबिन क्या है आपको पता होना चाहिए। पीवाईक्यूज में जो भी कुछ भी आर्ट वाले, साइंस वाले, ऐसा कुछ नहीं है, सभी बच्चे समान हैं, सारे के सारे एक जैसे हैं, सबको सब कुछ है, प्रत्येक क्वेश्चन आना चाहिए जो भी पिछले वर्षों में पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखे हैं, पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाला पदार्थ, बोन मैरो में पाया जाने वाला पदार्थ, मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ, पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला एक तरह का स्राव। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मानव रक्त में पाया जाने वाला एक पदार्थ है हीमोग्लोबिन। एचबी के बारे में आपने सुना होगा, इसका काम क्या होता है, ब्लड सप्लाई करना, ऑक्सीजन की सप्लाई करना, ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई करना।
रुधिर वर्णिका इसको हिंदी में बोलते हैं, रुधिर वर्णिका, ये जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन, और या फिर दूसरी मात्रा में क्या लिखते हैं, एचबी। जब भी आप ब्लड टेस्ट करवाने जाओगे ब्लड टेस्ट, तो वहां पर आपको एचबी लिखा हुआ मिलेगा, एचबी आपका कितना है। ये क्या है, आरबीसी, जो लाल रक्त कोशिकाएं होती है शरीर में, जो हमारा रक्त होता है उसमें 3 तरह की चीजें पाई जाती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, इनके बारे में बायोलॉजी में आप पढ़ते हैं अच्छे से, अभी आप इतनी चीज जान लीजिए कि हमारे शरीर में 3 तरह की चीजें पाई जाती हैं। तो जो आरबीसी होते हैं उसमें एक आयरन युक्त धातु प्रोटीन पाया जाता है जो शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह करता है। ये क्या होता है, एक तरह का आयरन युक्त धातु, लो धातु होता है, जो क्या, जिसका काम क्या होता है, ऑक्सीजन को हमारे पूरे शरीर में सर्कुलेट करना। ठीक है, जैसे हम सांस ले रहे हैं, हमने सांस ली तो हमारे शरीर में क्या गई, ऑक्सीजन। जैसे ही ऑक्सीजन गई तो हीमोग्लोबिन का काम यही होगा कि उस ऑक्सीजन को, पूरी की पूरी ऑक्सीजन को हमारे पूरे के पूरे शरीर में सर्कुलेट करना। ठीक है, स्वस्थ पुरुष में हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर 13.5 से 17.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। वहीं पर महिला में हीमोग्लोबिन कितना होता है, 12 से 15.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन के बारे में आपको याद रखना है, ये हमारे शरीर में पाया जाने वाला एक पदार्थ है, एक आयरन प्रोटीन है। ठीक है, जिसका काम क्या है, ऑक्सीजन का वहन करना, हमारे शरीर में ऑक्सीजन का संचरण करना। अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा, पाचन क्रिया ठीक नहीं होगी, इंसुलिन और ग्लूकागोन नहीं बनेंगे, रक्त निर्माण बंद हो जाएगा और रक्तचाप बढ़ जाएगा, यानी बीपी आपका बढ़ जाएगा, जो खून बनना है वो ब्लड का बनना बंद हो जाएगा, इंसुलिन जो है आपका वो बनना बंद हो जाएगा, और हमारा जो पाचन क्रिया है वो सही प्रकार से नहीं होगी। तो इसमें आपका आएगा इंसुलिन जो, और जो ग्लूकागोन है वो नहीं बनेंगे, अग्नाशय जो आपका खराब हो जाएगा। एक होता है आपका अमाशय और उसी के पास होता है आपका अग्नाशय। ठीक है, अमाशय के पास ही क्या होता है आपका, अग्नाशय। अग्नाशय के बारे में जानेंगे। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। आप अगर साइंस के स्टूडेंट है और उसमें भी बायोलॉजी के स्टूडेंट है तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, सबसे बड़ी। ठीक है, अग्नाशय दूसरी है और सबसे बड़ी आप बताना। अगर आप आर्ट के स्टूडेंट है तो मुझे कमेंट करना और उसके सामने ये भी लिखना कि मैं आर्ट का स्टूडेंट हूँ, आर्ट स्टूडेंट ने बताया तो वो आपको शाबाशी, आपने ये सब कुछ पढ़ रखा है। यह अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है, एक तरह से मिश्रित ग्रंथि है। तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाए अग्नाशय किस तरह की ग्रंथि है, तो वो किस तरह की ग्रंथि है, मिश्रित प्रकार की, जो कि अमाशय के बिल्कुल पास में पाई जाती है। अमाशय हमारा जो स्टमक होता है, जो हमारा पेट होता है, उसके बिल्कुल पास में पाई जाती है। और इससे क्या निकलता है, इसकी जो बहिस्रावी ग्रंथि है, बहिस्रावी भाग है, उससे क्या निकलता है, अग्नाशय रस निकलता है। और इसके अंदरी भाग से क्या निकलता है, अल्फा बीटा गामाएं, इस तरह की कोशिकाएं पाई जाती है। अल्फा कोशिका से ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है, यह हार्मोन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। बीटा से इंसुलिन हार्मोन निकलता है, और इसकी कमी से क्या होता है, मधुमेह रोग जो होता है, डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज मेलिटस ये बीमारी हो जाती है, जिसमें इस बीमारी के कारण क्या होता है, रोगी का जो मूत्र होता है उसमें ग्लूकोज की मात्रा अत्यधिक हो जाती है। और इंसुलिन के लिए जो संरचना का अध्ययन किया था वो किया था सेंगर नाम के एक वैज्ञानिक है, इन्होंने, जिसके लिए 1958 में उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। और जो डेल्टा कोशिका है उसमें सोमेटोस्टेटिन ये हार्मोन पाया जाता है, जो भोजन के पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण में सहायता करते हैं। ठीक है, तो फिर से देख लेते हैं एक बार अग्नाशय के बारे में। दो मिश्रित ग्रंथि है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। जो बहिस्रावी इसका भाग है वहां से अग्नाशय रस निकलता है, और जो इसका अंतःस्रावी जो भाग है उससे अल्फा बीटा
और डेल्टा प्रकार के जो प्रोटीन होते हैं, हार्मोन होते हैं, वो निकलते हैं जिनके अलग अलग काम होते हैं। अल्फा का अलग है, बीटा का अलग है, डेल्टा का अलग है, गामा का अलग है, ठीक है, सबका अलग अलग है। अब ये है आपको एक तरफ दे रखा है कथन, ये दूसरी तरफ कारण भी। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय जिलों में आजकल भरपूर खाद्य फसलें उत्पन्न होती है, जिसका कारण क्या दे रखा है, इंदिरा गांधी नहर ने जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में सिंचाई की सुविधाएं प्रदान कर दी है। इंदिरा गांधी नहर के बारे में आपको, इंदिरा गांधी नहर के बारे में आप लोगों ने जरूर जाना है। अगर आप राजस्थान के तो आप जानते हैं, बाहर के हैं तो भी ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। ये क्वेश्चन 2007 में फिर से रिपीट हुआ था, ठीक है। तो इसमें पूछा आपको कारण और कथन में कौन सा सही है कौन सा गलत है, अगर है तो ये इसकी व्याख्या है या नहीं है। तो कथन सही है, कारण भी सही है। कथन गलत है, कारण भी गलत है। कथन सही है परंतु कारण गलत है, कथन गलत है परंतु कारण सही है। यानी इसमें दे रखा है या तो दोनों सही है या दोनों गलत है, या फिर इनमें से एक सही एक गलत है। तो आपके क्या है, दोनों ही सही है, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर जब से जैसलमेर और बाड़मेर इन जिलों में आई है, तब से वहां पर जो फसलें हैं वो अधिक मात्रा में पैदा होने लगी है, ठीक है। यही पर यहाँ पर बोला है भरपूर खाद्यान्न फसलें उत्पादित होने लगी। तो ये आपका स्टेटमेंट सही है, पहला सही होगा तो आपका 2 हट जाएगा और ये हट जाएगा। तो इसमें जो भी आपको कथन गलत है वो वाले आपके हट जाएंगे। तो आपके पास कितने ऑप्शन बच गए, आपके पास ऑप्शन बच गए 2 सिर्फ कथन सही वाले। अब आपको ये देखना है कारण भी सही है या नहीं। तो बिल्कुल जैसे इंदिरा गांधी नहर पे आई तो अनेक प्रकार की सुविधाएं हुई जिसमें सिंचाई सुविधाएं भी शामिल हैं। तो कथन और कारण आपके दोनों ही सही हैं। अगला है, राजस्थान में रॉक फॉस्फोरस और जिप्सम खनिजों की प्रचुरता के है परंतु कोयला संसाधनों की कमी है। यानी जो राजस्थान की जो भूमि है, राजस्थान जिले में आपको रॉक फॉस्फोरस भी मिलेगी, जिप्सम भी मिलेगा, इस पर अनेक प्रकार के खनिज मिलेंगे, लेकिन आपको कोयला जो है कम मात्रा में मिलेगा या कोयला मिलेगा ही नहीं। तो इसका कारण पूछा गया है, जो भी है आपको ये बताना है। तो राज्य को रासायनिक खाद प्राप्त करने के लिए यह लाभदायक होगा कि भारत अन्य राज्यों से कोयला आयात किया जाए, भारत अन्य राज्यों से बिजली आयात करे, भारत के अन्य राज्यों को रॉक फॉस्फेट और जिप्सम का निर्यात कर दिया जाए, राजस्थान में रॉक फॉस्फेट और जिप्सम के परिशोधन कारखाने लगाए जाए। यह भी बिल्कुल कॉमन सेंस वाला आपका क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है एग्जामिनर ने दे रखा है कि रॉक फॉस्फेट या जिप्सम इस प्रकार के जो खनिज है ये तो भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन कोयले की कमी है राजस्थान में। तो क्या किया जाना चाहिए कि जिससे अधिक जो हमें है वो लाभ प्राप्त हो सके, इस तरह से इसने पूछा। तो बिल्कुल कॉमन सेंस से आपको समझना है, कॉमन सेंस इसमें लगाना है। कॉमन सेंस अगर आप पहली बार एग्जाम देने जाओगे, वो भी पूरा मेन एग्जाम आपको, अगर आपने कोई टेट सीरीज वगैरह भी नहीं लगाई है तो आपका वहाँ पे कॉमन सेंस 1% भी नहीं लगेगा। अगर आपने PYQs अच्छे से कर रखी है, आपको क्वेश्चन की समझ है कि किस तरह का क्वेश्चन ये कॉमन सेंस से हो सकता है या नहीं, तो आप बिल्कुल क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन जरूर कर ले जाओ कॉमन सेंस लगा के। तो इस तरह देखो कि इसने पूछा कि लाभदायक होगा कि यानी कि किससे ज़्यादा लाभ होगा, तो अन्य राज्यों से कोयला आयात करे। फ्री में तो आयात करेगा नहीं, कोयला आयात करेगा, कुछ ना कुछ उसको देना पड़ेगा राजस्थान को। दूसरा है भारत के अन्य राज्यों से बिजली का आयात करे, चाहे बिजली आयात करे कोयला आयात करे, कुछ ना कुछ तो देना ही होगा। जब हम घर पे अपनी कोई चीज़ लेके आएंगे तो हमें कुछ ना कुछ तो देना ही होगा, उसका रिटर्न तो नहीं आने वाला। भारत अन्य राज्यों को रॉक फॉस्फेट और जिप्सम का निर्यात करे, यानी बेच दे, तो बेच देगा तो क्या होगा, पैसा आएगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो फिर भी जा रहा है। चौथा दे रखा है कि राजस्थान में रॉक फॉस्फेट और जिप्सम के परिशोधन कारखाने स्थापित करे। ये है इंडस्ट्रीज स्थापित करने की बात। बिल्कुल इसमें तो चारों ऑप्शन किए जा सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि इसमें 3 ऑप्शन जो गलत है, चारों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। इन चारों ऑप्शन में सबसे अधिक जो आपको सही है वो बताने हैं। तो इंडस्ट्री अगर हम कहीं पे स्थापित करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा लाभदायक होती है। अगर हम कोयला आयात करेंगे तो वो भी हमारे लिए लाभदायक ही रहेगा, बिजली आयात करेंगे वो भी रहेगा,
और अगर हम रॉक फॉस्फेट और जिप्सम का बेचेंगे दूसरे राज्यों को तो वो भी बेनिफिट वाला रहेगा। लेकिन अगर हम इस तरह की इंडस्ट्रीज ही यहीं पे स्थापित कर लें तो वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट उसमें रहेगा कि हम यहाँ पर अपने यहाँ इंडस्ट्री लगा लें। तो इंडस्ट्री वाला जो है वो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन होता है। तो ऑप्शन 4 इसमें रहेगा। चारों ऑप्शन सही है, इसमें गलत कोई नहीं है। बस आपको ये देखना है कॉमन सेंस लगा के कि सबसे ज़्यादा सही कौन सा है, सबसे ज़्यादा मुझे कौन सा सही लग रहा है। अब राजस्थान राज्य में ही पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल नदी, लूणी नदी, बनास नदी और माही नदी। तो इसमें है आपकी बनास नदी। मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि आप राजस्थान, भारत और विश्व की नदियों, पहाड़ों और पर्वतों, इस तरह के मैदान, इस तरह की चीज़ों को आप याद कर लेना। और इसका जो आंसर है वो आप वीडियो को पॉज करके देख लेना। इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको यहाँ पर इसका एक्सप्लेन कर सकूँ, क्योंकि कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो आपको बतानी ज़रूरी होती है जिसमें हमारा टाइम लगता है। राजस्थान में वनों की कमी का कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन, इमारती लकड़ी के लिए वनों की कटाई, जलाने की लकड़ी के लिए वनों की कटाई और पशुचारण। अब ये भी बिल्कुल सही है, चारों ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। आपका कॉमन सेंस का ये भी क्वेश्चन कॉमन सेंस का है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि वनों की कमी का कारण क्या है। लकड़ी की, अगर वन की कटाई करेंगे तो कमी आएगी वन की, और जलाने के लिए हो या घर बनाने के लिए हो, किसी तरह से हो, वनों की कमी होगी। ठीक है। अगर पशुचारण करेंगे, सॉरी, अगर पशुचारण करेंगे, ग्रेजिंग करेंगे तो भी कमी आएगी। अगर जलवायु में परिवर्तन होगा तो भी वनों की कमी आएगी ही। चारों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है, लेकिन इन चारों ऑप्शन में सबसे ज्यादा जो बेटर ऑप्शन है, सबसे अधिक सही ऑप्शन है, वो है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन में आपके सब कुछ आ जाता है। जलवायु परिवर्तन एक वृहद, एक होलसेल टाइप का एक आंसर होता है ये। ठीक है, जलवायु परिवर्तन में अपने अंदर सब कुछ समेट लेता है ये वाला ऑप्शन। क्लाइमेट चेंज जो है वो अपने अंदर सभी प्रकार की जो चीजें हैं उसको समेट लेता है। उसमें जलवायु परिवर्तन में ही वनों की कटाई आएगी, इसमें इमारती लकड़ी के लिए किसी तरह से हो, जलवायु परिवर्तन में ही पशुचारण आएगा। सब कुछ जलवायु परिवर्तन के तहत ही होता है। तो सबसे अप्रोप्रिएट क्या है? कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है। अब राजस्थान के संदर्भ में पूछा है, तो राजस्थान में इतने वन है नहीं, घने वन, क्योंकि आपको पता होगा कि रेगिस्तानी इलाका है, कंटीली झाड़ियां यहाँ पे पाई जाती है। तो वनों की कटाई का यहाँ पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। रेगिस्तानी इलाका है, घास के मैदान इतने हैं नहीं, घास इतना है नहीं, पशुचारण इतना ज्यादा होता नहीं, तो उससे भी वनों को कोई नुकसान नहीं होता। सबसे ज्यादा किससे नुकसान होता है? पशुचारण, उससे, जलवायु परिवर्तन से। ठीक है। तो ये दे रखा है राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया। राजस्थान की वनस्पति, वर्षा, तापमान के बारे में, यानी जलवायु के बारे में थोड़ा सा दे रखे है। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान, इसके जलवायु के बारे में थोड़ा सा दे रखे हैं। अब है लिग्नाइट। राजस्थान में लिग्नाइट सबसे ज्यादा कहाँ पर पाया जाता है? तो पलाना, अगुच्चा, मेड़ता, पलाना, कपूरडी, सोनू, कपूरडी, मेड़ता, सोनू, कपूरडी, मेड़ता, वलाना। तो पलाना, कपूरडी और सोनू में लिग्नाइट। लिग्नाइट क्या है? कोयले का एक प्रकार है। 4 प्रकार के कोयला होता है, उसके 4 प्रकार होते हैं। कोयला के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, उनमें से एक प्रकार क्या है? लिग्नाइट। लिग्नाइट के भंडारों में तमिलनाडु के बाद राजस्थान का कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान। बाड़मेर के कपूरडी, जालिपा, गिरल, जोगेश्वर तला, भादका, ये क्या है? प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है जिसमें सर्वाधिक कोयला कपूरडी से प्राप्त होता है। ठीक है, कपूरडी, जालिपा, गिरल, जोगेश्वर तला और भादका बाड़मेर में है। बीकानेर में पलाना है, और इसकी कुछ परियोजनाएं हैं, उनके नाम क्या है? बरसिंह परियोजना बीकानेर की, गिरल परियोजना बाड़मेर की, पलाना परियोजना बीकानेर की, कपूरडी परियोजना कहाँ की है? बाड़मेर में। ये कुछ परियोजनाएं चलाई जा रही है, कोयले का एक प्रकार है। ठीक है। अब है राजस्थान में जिस पशुधन का सर्वाधिक प्रतिशत है वे पशु कौन से हैं? तो ये है 1999 का क्वेश्चन। आप 2023 चल रहा है,
तो इस 2023 के अनुसार आप इसका मुझे आंसर बताना कि सबसे सर्वाधिक पशु गणना के अनुसार सर्वाधिक प्रतिशत किस चीज का है, बकरियों का है, भेड़ का है, दुधारू पशु है या ऊंट है। आपके पास ये ऑप्शन 4 रहेंगे, उसके अलावा इन चारों में से कोई नहीं है तो आप उसका नाम कमेंट कर देना, ठीक है। भारत सरकार ने देश के कुछ जैवमंडल क्षेत्रों को आरक्षित कर रखा है, जिसमें आपको सबसे पहले कौन सा स्थापित किया था, नीलगिरी को। 4 क्षेत्र 4 दे रखे हैं, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी और सुंदरबन, नंदा देवी। आपको आपके बारे में पूछा गया है बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। बायोस्फीयर रिजर्व जो आपके हैं वो पूछे गए हैं, वो अब फिलहाल कितने हैं वर्तमान में, ये आप मुझे कमेंट करके बताना। ये आपका है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहला कौन सा है, और आप मुझे ये भी बताना अंतिम कौन सा है, सबसे लास्ट में कौन सा है। तो इन 4 के बारे में जान लेते हैं हम लोग। और इसके जीवमंडल आरक्षित प्रदेश तटीय एवं तटीय पारिस्थितिकी तंत्र, जिसे यूनेस्को के द्वारा लाया गया मैन एंड बायोस्फीयर, ये एक परियोजना है, उसके तहत स्थापित किया गया, जिसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दी है यूनेस्को ने। भारत सरकार ने 1986 में अपना पहला बायोस्फीयर रिजर्व या जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किया था। और जो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं वो उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नीलगिरी 1986 में इसकी स्थापना की थी, और वर्तमान में कितने हैं, 18। इन 18 के नाम आप याद रखना, 18 का नेम आप याद रखना कौन कौन से है, ठीक है। और इनकी स्थापना कब हुई थी, नाम, स्थापना, ठीक है, और राज्य, किस राज्य में ये है, ठीक है। इन 3 चीजों की यहाँ पर एक लिस्ट बना लेना, ऐसे सारणी आप बना सकते हो, 1 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है। ऐसी एक आप लिस्ट बना लेना है, सारणी बना लेना। वायनाड, नागरहोल, बांदीपुर, मुदुमलई, साइलेंट वैली और सिरुवनी पहाड़ियाँ कहाँ पे है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, ये हमारा भारत है। ठीक है, ये भारत के तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक यहाँ पर है। दूसरा है नंदा देवी 1988 में, कहाँ पर है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा जिले हैं यहाँ पर। सुंदरबन कहाँ पे है, 1989 1989 पश्चिमी बंगाल यहाँ पर। और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा पर मन्नार की खाड़ी 1989 तमिलनाडु में, ठीक है। भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी का एक भाग है, आपको पता होगा, ये श्रीलंका है और ये है मन्नार की खाड़ी, तो इसी का एक भाग है मन्नार की खाड़ी। तो आप बायोस्फीयर रिजर्व को याद कर लेना, 18 के 18। अब ये है, ये क्वेश्चन भी क्या है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन। आप बोलोगे ये किस तरह से है, आपने तो लगातार आज भरमार लगा दिए कॉमन सेंस के क्वेश्चन होगी, है तो मैं भरमार लगा रहा हूँ, नहीं होते तो मैं नहीं लगाता। जैसे फैक्ट वाले क्वेश्चन, ये पिछला क्वेश्चन कॉमन सेंस वाला नहीं था तो मैंने आपको नहीं बताया, ये है तो मैं आपको बता रहा हूँ। अफ्रीकन देश जाम्बिया है, अफ्रीका का कोई देश है जाम्बिया, अफ्रीका महाद्वीप का, वहां पर तांबा अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन इस देश की आर्थिक प्रगति नहीं हो रही है। इसका कारण क्या है, घने जंगल है, यातायात साधनों की कमी है, समुद्री बंदरगाह नहीं है और कम जनसंख्या है। तो चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है, घने जंगल हो, यातायात की कमी भी हो सकती है, जनसंख्या भी कम हो सकती है, बंदरगाह भी नहीं हो सकते, कुछ भी हो सकता है, चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है। लेकिन इन चारों ऑप्शन में सबसे ज्यादा आपको बताने, जैसे आप इसको लेके चले, घने जंगल है, घने जंगल कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, जंगलों को साफ किया जा सकता है, ठीक है। और सबसे बड़ा मुद्दा भी तो आज के समय यही है कि जंगलों की कटाई हो रही है। जितने जंगल होने चाहिए, 33% भूभाग पे जंगल होने चाहिए, लेकिन 33 पे जंगल है ही नहीं, ठीक है। तो जंगल अगर कितने भी घने हों तो उनको कम किया जा सकता है। यातायात साधनों की कमी है, तो ये तो बिल्कुल मतलब ऐसे बच्चों के
पागल बनाने वाली बात लग रही है, जैसे आप बच्चों को पागल बना रहे हो, इस तरह की बात ये लग रही है। तो यातायात साधनों की कमी है तो कितने भी व्हीकल ले आओ, आज के वर्ष समय में अगर भी यातायात की कमी रहेगी तो रहेगी हमेशा ही। कम जनसंख्या है, कम जनसंख्या है तो बाहर से भी ला सकते हैं लोगों को काम के ऊपर, ठीक है, तो ये तो दिक्कत है नहीं। समुद्री बंदरगाह नहीं है यहाँ पे, समुद्री बंदरगाह स्थापित भी नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये एक स्थल रुद्ध या लैंडलॉक कंट्री है, लैंडलॉक देश है, इस कारण यहाँ पर बंदरगाह नहीं हो सकते। और बंदरगाह एक महत्वपूर्ण ऐसा क्षेत्र होता है या ऐसा एरिया होता है जो कि आर्थिक विकास में मदद करता है। जैसे कि आप हमारे भारत में मुंबई क्षेत्र को ले लो, मुंबई की प्रगति क्यों हुई, क्योंकि वो एक बंदरगाह वाला इलाका है, वहां पर पोर्ट लगता है, वहां पर समुद्र का आवागमन है, ठीक है। जो साउथ में जो भी समुद्र से सटे हुए देश है वहां पर आप देख लेना सबसे ज्यादा विकास वहीं पे हुआ है। लैंडलॉक कंट्री है, समुद्री बंदरगाह वहां पर नहीं बन सकता, बाकी सारे काम हो सकते हैं। अगर घना जंगल है वो भी खत्म हो जाएगा, यातायात नहीं है तो भरपूर साधनों को ले आएंगे, यातायात भी हो जाएगा। जनसंख्या कम है तो बाहर से बंदों को ले आएंगे काम के ऊपर, वो भी हो जाएगी। लेकिन समुद्री बंदरगाह वहां पर नहीं बन सकते, जब तक आपके पास समुद्र नहीं है आप वहां पर बंदरगाह नहीं बना सकते। तो ये बिल्कुल कॉमन सेंस का सा क्वेश्चन है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? शत्रुओं के विरुद्ध सैनिक सहायता प्राप्त करना, मराठा पिंडारी आक्रमण से सुरक्षा और खिराज के रूप में धन प्राप्त करना, अंग्रेजों की संप्रभुता स्थापित करना। तो ये भी आपका मैं बोलूँगा कि कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। अगर आपने हिस्ट्री थोड़ी बहुत ही पढ़ रखी है तो आप बिल्कुल आसानी से कर ले जाओगे। सारे के सारे चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है। अंग्रेजों के ये सारे ही जो है उद्देश्य थे कि युद्ध में सैनिक भी मिल जाए और सुरक्षा भी हो जाए, धन भी प्राप्त हो जाए। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण जो उद्देश्य था वो था कि अपनी संप्रभुता स्थापित करना, प्रभुसत्ता स्थापित करना। अंग्रेज क्यों आए थे? भारत पर राज करने, तो उनका मेन उद्देश्य क्या था? राज करना। और ऑप्शन 4 सबसे अप्रोप्रिएट है, राज करना या अपनी प्रभुता स्थापित करना, बात एक ही है। ये तीनों ऑप्शन भी सही है लेकिन सबसे ज्यादा ऑप्शन जो सही है वो है ऑप्शन 4। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 1798 में इस संधि को लाया गया, सहायक संधि को। 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली जो भारत का गवर्नर जनरल बन के आया था, उसने अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि है इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। और मराठे, मैसूर, इस तरह के जो क्षेत्र थे उनको जीता, उनके साथ भी संधि की बाद में जाकर, और इनसे सुरक्षा, सहायता, सैनिक सहायता, हर तरह से सहायता प्राप्त की जा सके इसके लिए उसने युद्ध किया। वो सॉरी ये संधि की, युद्ध से भी बचा जा सके, धन भी प्राप्त किया जा सके, सारे इसके ऑप्शन सही है। लेकिन जो राज करना, मेन मकसद क्या था? राज करना। अगला है हल्दी घाटी का युद्ध है, उसके पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? महाराणा प्रताप को पकड़ना, क्योंकि राजस्थान में महाराणा प्रताप ही ऐसा था जो अकबर का अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहता था। वो अकबर के अधीन नहीं होना चाहता था। तो यही था जिसके कारण हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। हल्दी घाटी के युद्ध से पहले अकबर ने अनेक प्रकार के मौके दिए, अपने राजदूत भेजे कि आप महाराणा प्रताप को मनाइए और उनको बोलिए कि आप अधीनता स्वीकार कर ले मेरी। तो इसी के लिए तो उसने फिर महाराणा प्रताप जी ने अधीनता स्वीकार नहीं की तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, यही मेन कारण था। राणा प्रताप को अपने अधीन करना, राजपूतों में फूट डालना, मान सिंह की भावना को संतुष्ट करना और साम्राज्यवादी नीति। यहाँ पर आपको ये भी लगेगा सबसे अप्रोप्रिएट, लेकिन इसका जो मेन कारण था साम्राज्य विस्तार तो था ही था, क्योंकि कोई भी शासक है वो युद्ध कब करता था या फिर किसी प्रकार की वैवाहिक संधि कब करता था? जब उसको अपने साम्राज्य का विस्तार करना हो तब इस तरह कार्य करता था। ऑप्शन 4 भी आपका बिल्कुल सही रहेगा। लेकिन जो मेन जो उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य पूछा है इसने, तो मुख्य उद्देश्य था वो था महाराणा प्रताप को अपने अधीन करना, क्योंकि महाराणा प्रताप उसकी अधीनता स्वीकार नहीं कर रहा था, ठीक है। अगर इसमें पूछता अगर महाराणा प्रताप जी उनकी अधीनता, अकबर की अधीनता स्वीकार करता और फिर अगर साम्राज्यवादी नीति ऑप्शन में मिलती तो आपका ऑप्शन सही होता, या फिर इसमें राणा प्रताप की अधीनता स्वीकार करने की जगह कुछ और ऑप्शन मिल जाता, कुछ भी ऑप्शन हो XYZ, जैसे कोई भी है ऑप्शन आप XYZ मान के चलना, ये नहीं होता तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता? ऑप्शन 4। लेकिन अब दे रखा है महाराणा प्रताप को अपने अधीन करना, तो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा होगा? ऑप्शन ए। तो ये दे रखा है आपको
हल्दी घाटी युद्ध के बारे में, तो आप इसको बारे में थोड़ी पढ़ लेना पॉज करके। बाकी आप हल्दी घाटी युद्ध के बारे में जानते हैं अगर आप हिस्ट्री इतिहास के स्टूडेंट है, अगर नहीं है तो थोड़ा सा ये देख लेना जरूर कि कब हुआ था, किन के मध्य हुआ था। तो आज इतने ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, किस तरह की गलती नहीं करनी चाहिए वो देखते जाएंगे साथ ही साथ में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।